मैं हूं वास्को डा गामा, एक साधारण नाविक जिसने एक ऐसा सफर तय किया जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। लोग मुझे भारत का समुद्री रास्ता खोजने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। 15वीं सदी का यूरोप, एक ऐसी जगह जहां इंडिया का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में दौलत चमकने लगती थी। भारत उस समय मसालों का सबसे बड़ा केंद्र था। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची जैसी चीजें यूरोप में इतनी महंगी बिकती थीं कि कई बार उनका वजन सोने के बराबर माना जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप के देशों के पास इंडिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं था। अरब व्यापारी और बीच के कई राज्य इस व्यापार को कंट्रोल करते थे, इसलिए पोर्टुगल जैसे देशों को बहुत महंगे दाम चुकाने पड़ते थे। यही वजह थी कि पोर्टुगल ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया तक समुद्री रास्ता खोजा जाएगा। उसी पोर्चुगल में एक नाविक था, वास्को डा गामा। उसका जन्म सीनिस नाम की जगह पर हुआ था और धीरे धीरे वह पोर्चुगल के सबसे भरोसेमंद समुद्री लोगों में गिना जाने लगा। उस समय समुद्र में निकलना आज की तरह आसान नहीं था। ना मॉडर्न मैप्स थे, ना जीपीएस और ना मौसम की सही जानकारी। कई जहाज महीनों तक गायब हो जाते थे और उनका कभी पता नहीं चलता था। अफ्रीका के नीचे वाला समुद्री रास्ता खास तौर पर बेहद खतरनाक माना जाता था, लेकिन पोर्चुगल को ऐसा इंसान चाहिए था जो डर की वजह से मिशन छोड़कर वापस न भागे। 1497 में पोर्चुगल के राजा मैनुअल फर्स्ट ने आखिरकार वास्को दा गामा को बुलाया। उसे एक ऐसा मिशन दिया गया जिसे उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था, समुद्र के रास्ते इंडिया पहुंचना। इस सफर के लिए 4 जहाज तैयार किए गए। उनमें महीनों का सामान भरा गया, हथियार रखे गए और करीब 170 लोगों की टीम बनाई गई। लेकिन सच ये था कि उन लोगों में से कई को खुद नहीं पता था कि वे वापस जिंदा लौट पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर वे निकलने वाले थे वहां तूफान थे, बीमारियां थीं और ऐसे समुद्री इलाके थे जहां पहले बहुत कम लोग पहुंचे थे। 8 जुलाई 1497, वो दिन जब वास्को डा गामा अपने जहाजों के साथ पोर्चुगल से निकल पड़ा। बंदरगाह पर खड़े लोग जहाजों को दूर जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर इतिहास बदलने वाला है। कई लोग मानते थे कि ये जहाज शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन वास्को दा गामा अब रुकने वाला नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, इंडिया, और उसे पाने के लिए अब उसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना था। लेकिन इंडिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना सिर्फ एक समुद्री सफर नहीं था। इसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसने पूरे यूरोप को बेचैन कर रखा था। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। भारत के मसाले दुनिया भर में मशहूर थे। आज काली मिर्च, दालचीनी, लौंग या इलायची आम चीजें लग सकती हैं, लेकिन 15वीं सदी में ये किसी खजाने से कम नहीं थी। यूरोप की ठंडी जलवायु में खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल था, इसीलिए मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी। अमीर लोग मसालों को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी दौलत दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कई जगहों पर काली मिर्च को मुद्रा की तरह स्वीकार किया जाता था, इसलिए भारत से निकलने वाला हर जहाज अपने साथ ऐसी दौलत लेकर चलता था जिसकी कीमत यूरोप में कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप और इंडिया के बीच सीधा व्यापार नहीं था। भारत से सामान पहले अरब व्यापारियों के हाथों में जाता, फिर अलग अलग शहरों और राज्यों से गुजरते हुए यूरोप पहुंचता। हर पड़ाव पर उसकी कीमत बढ़ती जाती, जब तक वही मसाले पोर्चुगल या दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंचते उनकी कीमत कई गुना हो चुकी होती है। अरब व्यापारी सदियों से हिंद महासागर के व्यापार पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। उन्हें समुद्री रास्तों की जानकारी थी, बंदरगाहों का अनुभव था और व्यापारिक नेटवर्क भी उन्हीं के पास था। यही कारण था कि यूरोप के देशों को भारत का सामान तो मिलता था, लेकिन उस व्यापार का असली फायदा नहीं मिलता था। पोर्टुगल इस स्थिति को बदलना चाहता था। उसके शासकों को समझ आ चुका था कि अगर भारत तक सीधा समुद्री रास्ता मिल जाए तो अरब व्यापारियों और बीच के राज्यों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इससे मसाले सस्ते मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा और पोर्टुगल यूरोप की सबसे ताकतवर व्यापारिक शक्ति बन सकता है। यही सपना पोर्टुगल के राजाओं ने वर्षों तक देखा था। उनसे पहले भी कई नाविकों को अफ्रीका के तटों की खोज पर भेजा गया था। धीरे धीरे पोर्चुगल के जहाज पहले से ज्यादा दूर तक पहुंचने लगे। हर नई यात्रा उन्हें इस उम्मीद के करीब ले जा रही थी कि शायद एक दिन भारत का रास्ता मिल जाएगा। जब पोर्चुगल के राजा मैनुअल फर्स्ट ने सत्ता संभाली तब यह सपना और भी बड़ा हो गया। वह सिर्फ व्यापार नहीं चाहता था बल्कि चाहता था कि पोर्टुगल दुनिया के नक्शे पर सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बनकर उभरे। लेकिन इसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अनजान समुद्रों में जाने का साहस रखता हो, कठिन परिस्थितियों में फैसले ले सके
और महीनों तक चलने वाले खतरनाक सफर का नेतृत्व कर सके। लेकिन यह मिशन किसी आम कप्तान के बस की बात नहीं थी। राजा को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो जोखिम से घबराए नहीं। इसी दौरान वास्को दा गामा का नाम सामने आया। वह पहले से समुद्री अभियानों का अनुभव रखता था और अपने अनुशासन तथा नेतृत्व के लिए जाना जाता था। उसके बारे में माना जाता था कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। राजा मैनुअल ने अंततः उसी पर भरोसा किया और उसे वह जिम्मेदारी सौंप दी जिसका सपना पोर्चुगल कई वर्षों से देख रहा था। यह सिर्फ एक यात्रा का आदेश नहीं था, बल्कि पूरे देश की उम्मीदें उसके कंधों पर रख दी गई थी। अगर वह सफल होता तो इतिहास बदल जाता, और अगर असफल होता तो शायद उसका नाम भी उन गुमनाम नाविकों में शामिल हो जाता जो समुद्र में कहीं खो गए थे। लेकिन अब फैसला हो चुका था। जहाज तैयार थे, लोग तैयार थे, और पोर्टुगल अपनी सबसे बड़ी समुद्री चुनौती की ओर बढ़ चुका था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। 8 जुलाई 1497 को वास्को डा गामा के जहाज पोर्चुगल के बंदरगाह से निकल चुके थे और धीरे धीरे यूरोप की धरती उनकी नजरों से ओझल हो रही थी। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन जैसे जैसे बेड़ा अटलांटिक महासागर की गहराइयों में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हर दिन पहले से ज्यादा कठिन होता गया। उस समय समुद्री यात्राएं आज की तरह नहीं थी। न मौसम का सटीक अनुमान था, न रेडियो, और न किसी तरह की मदद बुलाने का तरीका था। अगर बीच समुद्र में कोई समस्या आ जाए तो नाविकों को अपनी किस्मत के भरोसे ही रहना पड़ता था। वास्को दा गामा जानता था कि अगर वह सिर्फ अफ्रीका के तट से चिपक कर आगे बढ़ेगा तो तेज हवाएं और समुद्री धाराएं उसकी यात्रा को बहुत लंबा और खतरनाक बना देंगी। इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपने जहाजों को अफ्रीका के तट से दूर खुले अटलांटिक महासागर की ओर मोड़ दिया। यह एक ऐसा रास्ता था जिसे बहुत कम लोगों ने अपनाने की हिम्मत की थी। कई नाविकों को लगा कि उनका कप्तान उन्हें मौत की तरफ ले जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी था। दिनों तक कोई जमीन दिखाई नहीं देती थी। जहाजों पर मौजूद लोगों के लिए यह मानसिक परीक्षा भी थी और शारीरिक भी। समय बीतता गया। जहाज महीनों तक समुद्र में भटकते रहे। खाने का सामान धीरे धीरे कम होने लगा। पीने के पानी को बहुत सावधानी से बांटना पड़ता था। कई नाविक बीमार पड़ने लगे। लंबे समुद्री सफर के कारण शरीर कमजोर होने लगा और मन में डर घर करने लगा। कुछ लोगों को लगने लगा कि वे कभी घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वास्को दा गामा अपने लक्ष्य से नहीं डिगा। उसे पता था कि अगर वह पीछे मुड़ गया तो पोर्चुगल का वर्षों पुराना सपना भी खत्म हो जाएगा। कई सप्ताह बाद आखिरकार अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा करीब आने लगा। लेकिन यही वह जगह थी जिससे उस दौर के नाविक सबसे ज्यादा डरते थे। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर मौजूद केप ऑफ गुड होप अपने भयानक तूफानों और ऊंची लहरों के लिए बदनाम था। समुद्र यहाँ अचानक अपना रूप बदल लेता था। तेज हवाएं जहाजों को खिलौनों की तरह उछाल देती थी और कई जहाज इसी इलाके में हमेशा के लिए समुद्र में समा चुके थे। वास्को दा गामा के सामने अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। जैसे ही उसका बेड़ा केप ऑफ गुड होप के करीब पहुंचा, मौसम बिगड़ने लगा। आसमान काले बादलों से भर गया। समुद्र की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठने लगी। जहाज जोर जोर से हिल रहे थे। नाविक रस्सियों को कसकर पकड़ रहे थे और कई लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक छोटी सी गलती पूरे अभियान को खत्म कर सकती थी। इसी खतरनाक मोड़ के पार था। वास्को दा गामा के जहाज अब दुनिया के सबसे डरावने समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके थे और किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह वे जिंदा भी होंगे या नहीं। रात भर तूफान चलता रहा। आसमान में गरजती बिजली और समुद्र की दहाड़ इतनी भयानक थी कि कई नाविकों को लगा उनका अंत आ चुका है। लहरें बार बार जहाजों से टकरा रही थी। कभी जहाज किसी पहाड़ जैसी लहर के ऊपर उठ जाता तो अगले ही पल गहरी खाई जैसी लहर में गिर पड़ता। लकड़ी से बने उन जहाजों की हर चरमराहट लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। किसी को नहीं पता था कि अगला झटका जहाज को 2 टुकड़ों में बांट देगा या नहीं। केप ऑफ गुड होप को उस समय यूं ही दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता नहीं कहा जाता था। यहाँ अटलांटिक और हिंद महासागर की धाराएं आपस में टकराती थी। तेज हवाएं अचानक दिशा बदल लेती थी और समुद्र कुछ ही मिनटों में शांत से विनाशकारी हो जाता था। वास्को दा गामा के कई नाविक पहले कभी ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरे थे। कुछ लोग घबराकर वापस लौटने की बात करने लगे। उन्हें लगने लगा था कि इंडिया पहुंचने का सपना उनकी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। लेकिन अब लौटना भी उतना ही खतरनाक था जितना आगे बढ़ना। तूफान से लड़ते हुए दिन बीतते गए। जहाजों को नुकसान पहुंचा था। रस्सियां टूट चुकी थीं और कई जगहों पर जहाजों की मरम्मत करनी पड़ रही थी। लेकिन प्रकृति की मार ही उनकी एकमात्र समस्या नहीं थी। लंबे सफर के कारण भोजन सड़ने लगा था। ताजे फल और सब्जियां महीनों पहले खत्म हो चुकी थी। नाविकों के शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी। कई लोगों के मसूड़ों से खून आने लगा, दांत हिलने लगे और शरीर पर घाव बनने लगे। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बीमारी स्कर्वी है, जो लंबे समय तक ताजा भोजन न मिलने के कारण होती है। धीरे धीरे यह बीमारी जहाजों पर फैलने लगी। कुछ नाविक इतने कमजोर हो चुके थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। कई लोग बुखार और दर्द से तड़प रहे थे। समुद्र के बीचों बीच कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था और ना ही मदद मांगने का कोई तरीका। जो बीमार पड़ता उसे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता।
हर गुजरते दिन के साथ मौत का डर और गहरा होता जा रहा था। कई लोगों को अब यकीन होने लगा था कि वे पोर्टुगल कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन वास्को दा गामा हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि अगर इस मोड़ पर अभियान टूट गया तो वर्षों की मेहनत और पोर्चुगल का सपना दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने अपने लोगों का हौसला बनाए रखा और जहाजों को आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार कई दिनों की जद्दोजहद के बाद वह पल आया जिसका सबको इंतजार था। धीरे धीरे तूफान पीछे छूटने लगा, समुद्र पहले की तुलना में शांत होने लगा और फिर एक दिन वास्को दा गामा का बेड़ा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार कर चुका था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन इंडिया अभी भी हजारों किलोमीटर दूर था। असली समस्या अब सामने आने वाली थी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऐसे व्यापारी और शासक थे जो बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। वास्को दा गामा को सिर्फ समुद्र से नहीं बल्कि राजनीति, व्यापार और दुश्मनी के जाल से भी गुजरना था और जल्द ही उसे एहसास होने वाला था कि इंडिया का रास्ता सिर्फ तूफानों से नहीं बल्कि इंसानों से भी भरा हुआ है। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार करने के बाद वास्को दा गामा के जहाज अब एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यह अटलांटिक महासागर नहीं था जहां वे महीनों से संघर्ष कर रहे थे। अब उनके सामने था अफ्रीका का पूर्वी तट, जो उस समय हिंद महासागर के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ के बंदरगाह अरब व्यापारियों से भरे रहते थे और सदियों से भारत, अरब और अफ्रीका के बीच व्यापार चलता आ रहा था। वास्को दा गामा को उम्मीद थी कि अब उसकी यात्रा आसान हो जाएगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि असली चुनौतियां अभी बाकी हैं। जब उसके जहाज पूर्वी अफ्रीका के कुछ बंदरगाहों पर पहुंचे तो स्थानीय शासकों और व्यापारियों ने इन अजनबी यूरोपियों को शक की नजर से देखा। किसी ने पहले पोर्टुगल के ऐसे जहाज नहीं देखे थे। कई जगहों पर लोगों ने उनका स्वागत करने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखी। अरब व्यापारियों को भी ये समझ आने लगा था कि ये लोग सिर्फ घूमने नहीं आए हैं। अगर पोर्टुगल भारत तक पहुंच गया तो सदियों से उनके हाथ में रहा व्यापार खतरे में पड़ सकता था। इसलिए कई जगहों पर वास्को दा गामा को गलत जानकारी दी गई। कुछ जगहों पर उसके खिलाफ माहौल बनाया गया और कई बार उसे यह समझ ही नहीं आया कि किस पर भरोसा किया जाए। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। महीनों के संघर्ष के बाद उसका बेड़ा पूर्वी अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मलिंदी पहुंचा। यहीं उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्हें हिंद महासागर के रास्तों की गहरी जानकारी थी। मलिंडी के शासक ने पोर्टुगल के लोगों के साथ अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार किया और वास्को डा गामा को वह मदद मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक अनुभवी नाविक जो हिंद महासागर के रास्तों को जानता था। यही वह मोड़ था जिसने पूरे अभियान की दिशा बदल दी। अब पहली बार वास्को दा गामा के पास भारत पहुंचने की वास्तविक उम्मीद थी, लेकिन उसके और भारत के बीच अभी भी विशाल हिंद महासागर फैला हुआ था। यह कोई छोटा सफर नहीं था। जहाजों को खुले समुद्र में हफ्तों तक चलना था, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। अगर रास्ता गलत निकलता तो पूरा बेड़ा समुद्र में कहीं भी भटक सकता था। लेकिन इस बार उनके पास एक ऐसा मार्गदर्शक था जिसे मानसूनी हवाओं और समुद्री धाराओं का अनुभव था। हिंद महासागर की यात्रा शुरू हुई। दिन गुजरते गए। नाविक आसमान में तारों को देखते, हवाओं की दिशा पर नजर रखते और हर सुबह इस उम्मीद में जागते कि शायद आज उन्हें भारत दिखाई दे जाए। फिर एक दिन किसी सी झलक दिखाई दी। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ। कई लोग जहाज के किनारों पर दौड़ पड़े। महीनों की कठिन यात्रा, तूफानों, बीमारियों और अनगिनत खतरों के बाद वे आखिरकार उस भूमि के करीब पहुंच रहे थे जिसकी तलाश में पोर्चुगल ने यह पूरा अभियान शुरू किया था। 20 मई 1498 इतिहास का वह दिन जब वास्को डा गामा का बेड़ा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। सामने था कैलिकट, एक ऐसा बंदरगाह जो उस समय दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक था। भारत आखिरकार उनके सामने था, लेकिन वास्को दा गामा नहीं जानता था कि भारत पहुंच जाना उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और कहीं अधिक जटिल अध्याय की शुरुआत थी। क्योंकि अब उसे उस भूमि में व्यापार का अधिकार हासिल करना था जहां सदियों से दूसरे व्यापारी पहले से मौजूद थे। भारत पहुंचने के बाद वास्को दा गामा और उसके साथियों के लिए सब कुछ नया था। सामने एक ऐसी दुनिया थी जो पोर्चुगल से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। कैलिकट का बंदरगाह जहाजों से भरा हुआ था। अरब, फारसी, भारतीय और दूसरे देशों के व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे थे। बाजारों में मसालों की खुशबू फैली हुई थी और दूर दूर से आए व्यापारी सामान खरीदने और बेचने में व्यस्त थे। वास्को दा गामा जिस भारत की कहानियां सुनकर आया था, अब वह उसकी आंखों के सामने था। कुछ ही समय बाद वास्को दा गामा ने कैलिकट के शासक जमोरिन से मिलने की इच्छा जताई। उस दौर में जमोरिन इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। वास्को दा गामा को उम्मीद थी कि उसका भव्य स्वागत होगा और पोर्टुगल के लिए व्यापार के दरवाजे तुरंत खुल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता उसकी उम्मीदों से काफी अलग थी। जब पोर्चुगल की तरफ से लाए गए उपहार जमोरिन के दरबार में पेश किए गए
तो वे वहां मौजूद लोगों को खास प्रभावित नहीं कर सके। पोर्चुगल जिन चीजों को कीमती समझ रहा था वे भारत जैसे समृद्ध व्यापारिक केंद्र के लिए साधारण थी। वास्को दा गामा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि भारत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा विकसित और संपन्न है। यहाँ पहले से ही दुनिया के कई हिस्सों के व्यापारी मौजूद थे। अरब व्यापारियों का प्रभाव भी बहुत मजबूत था। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि पोर्चुगल के लोग उनके व्यापार के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं। इसलिए कई अरब व्यापारियों ने वास्को दा गामा के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों और अधिकारियों को पोर्टुगल के इरादों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी। इसके बावजूद वास्को दा गामा हार नहीं मानना चाहता था। उसने ज़मोरिन के अधिकारियों से बातचीत जारी रखी और व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी और व्यापार के नियम भी अलग थे। पोर्चुगल चाहता था कि उसे सीधे मसालों का व्यापार मिले, लेकिन भारत के स्थापित व्यापारिक ज्ञान आसान नहीं था। दिन बीतते गए और वास्को दा गामा को समझ आने लगा कि भारत तक पहुंच जाना ही सबसे बड़ी जीत नहीं थी। असली चुनौती अब शुरू हुई थी। यहाँ टिकना, व्यापार हासिल करना और पोर्टुगल के लिए स्थायी संबंध बनाना। आखिरकार उसने कुछ मसाले और व्यापारिक जानकारी हासिल की, लेकिन वह उतनी सफलता नहीं पा सका जितनी उम्मीद लेकर आया था। फिर भी एक बात साफ हो चुकी थी, भारत तक समुद्री रास्ता वास्तव में मौजूद था और अब पोर्चुगल इस रास्ते का इस्तेमाल बार बार कर सकता था। जब वास्को दा गामा वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तब शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह यात्रा आने वाले सदियों के इतिहास को बदल देगी, क्योंकि जिस रास्ते को उसने खोजा था उसी रास्ते से आगे चलकर पोर्टुगल की ताकत भारत में बढ़ेगी और फिर दूसरे यूरोपीय देश भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल उसके सामने एक और कठिन परीक्षा खड़ी थी, हजारों किलोमीटर लंबी वापसी की यात्रा, जो आने वाले महीनों में उससे उसकी सबसे बड़ी कीमत वसूलने वाली थी। भारत से वापसी का सफर आने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। महीनों तक समुद्र में रहने की वजह से जहाजों पर खाने पीने की भारी कमी हो गई। स्कर्वी जैसी बीमारियों ने नाविकों को कमजोर कर गए। वास्को दा गामा के साथ भारत आए लगभग 170 लोगों में से आधे से भी कम लोग पोर्चुगल वापस पहुंच पाए, लेकिन इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद यह यात्रा सफल मानी गई, क्योंकि अब पोर्चुगल के पास भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता था। जब वास्को दा गामा 1499 में पोर्टुगल लौटा तो उसका भव्य स्वागत हुआ। उसे राष्ट्रीय नायक की तरह सम्मान मिला और राजा ने उसे बड़े बड़े पुरस्कार दिए। वास्को दा गामा ने वह कर दिखाया था जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। उसने यूरोप और इंडिया के बीच सीधे समुद्री संपर्क का रास्ता खोल दिया था, और इस बार उसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था। भारत का रास्ता खोजने के बाद वास्को दा गामा पोर्चुगल का सबसे बड़ा नायक बन चुका था, लेकिन उसकी दूसरी भारत यात्रा पहले जैसी नहीं थी। इस बार वह सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं आया, बल्कि पोर्चुगल की ताकत दिखाने आया था। 1502 में वह बड़े बेड़े और हथियारों के साथ भारत पहुंचा। समुद्र में पोर्चुगल का दबदबा बनाने के लिए उसने कई जहाजों पर हमला किया। इतिहास में उसका नाम सिर्फ खोजकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि उसकी क्रूर कार्रवाइयों के लिए भी याद किया जाता है। कई घटनाओं में निर्दोष यात्रियों और व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचा है। पोर्चुगल धीरे धीरे भारत के समुद्री व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। वास्को दा गामा ने वह रास्ता खोल दिया था जिसके सहारे पोर्चुगल हिंद महासागर में एक बड़ी शक्ति बन गया। लेकिन इसी के साथ उसकी छवि बदलने लगी। कुछ लोग उसे महान खोजकर्ता मानते हैं, तो कुछ उसे एक निर्दयी विजेता के रूप में देखते हैं। और यहीं से शुरू हुआ भारत में यूरोपीय शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का नया अध्याय। वास्को दा गामा की खोज ने सिर्फ एक नया समुद्री रास्ता नहीं खोला, बल्कि दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। अब पोर्चुगल सीधे भारत से व्यापार कर सकता था। मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजें बिना अरब व्यापारियों के यूरोप पहुंचने लगी। इससे पोर्टुगाल बेहद अमीर और शक्तिशाली बन गया। लेकिन इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। पोर्टुगल के बाद दूसरे यूरोपीय देश भी भारत की दौलत और व्यापार से आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे डच, फ्रेंच और फिर ब्रिटिश भी भारत पहुंच गए। जो शुरुआत व्यापार से हुई थी, वह आगे चलकर राजनीतिक हस्तक्षेप और फिर उपनिवेशवाद में बदल गई। इस तरह वास्को दा गामा की भारत यात्रा ने एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग जिसने भारत, यूरोप और पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन वास्को दा गामा की अपनी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कई साल बाद वह एक बार फिर भारत आया और यहीं उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा गया। समय बीतता गया। भारत का समुद्री रास्ता खोजने वाला वास्को दा गामा अब पोर्टुगल का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसकी खोज ने पोर्टुगल को अपार धन और शक्ति दिलाई थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था और वास्को दा गामा का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था। लेकिन कई साल बाद 1524 में पोर्चुगल के राजा ने उसे एक बार फिर भारत भेजा। इस बार उसका मकसद कोई नया रास्ता खोजना नहीं था, बल्कि भारत में पोर्चुगल के बढ़ते साम्राज्य को संभालना था। उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी उसके कंधों पर थी। भारत पहुंचने के बाद उसने काम शुरू किया।
लेकिन लंबे समुद्री सफरों और बढ़ती उम्र का असर अब उसके शरीर पर दिखने लगा था। कुछ ही महीनों में उसकी तबीयत खराब हो गई, हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार 24 दिसंबर 1524 को भारत के कोची में उसकी मृत्यु हो गई। जिस इंसान ने भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजा था, उसकी आखिरी सांस भी भारत की धरती पर ही निकली। उसकी मृत्यु के बाद उसके अवशेष पोर्चुगल ले जाए गए और पूरे सम्मान के साथ दफनाए गए। आज भी कुछ लोग उसे महान खोजकर्ता मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उसकी यात्रा ने आगे चलकर यूरोपीय उपनिवेशवाद का रास्ता खोल दिया। लेकिन चाहे राय कुछ भी हो, एक बात सच है, एक नाविक की यात्रा ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। उसने एक ऐसा रास्ता खोजा जिसने व्यापार, राजनीति और कई साम्राज्यों की किस्मत बदल दी। और इसी के साथ वास्को दा गामा की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। अब आप बताइए, अगली पूरी ऐतिहासिक कहानी किस पर देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें।